Hello everyone, welcome back to Siv Academy वीडियो नंबर 226। हमारे प्रीवियस वीडियो 225 में हमने डिस्कस की थी गाइडलाइंस यानी कि की इंस्ट्रक्शंस ऑफ सैम्पल पेपर। जो हमारी 2021 की बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है उसके रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर रिकमेंड किया है उसमें जो की इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो गाइडलाइन हमको दी गई है, उसके रिलेटेड एनालिटिकल स्टडीज करके हमने अपने पेपर को समझा। उसके साथ साथ मार्क रिलेटेड शेड्यूल, टाइम शेड्यूल बनाकर कैसे इजीली हम टाइम के मुताबिक अपना पेपर सॉल्व करें और किस तरह के क्वेश्चन में हमें लिमिटेड टाइम लेना है और उसमें से बचा हुआ जो टाइम है उसको हम लॉन्ग आंसर में यूज करके अपने अकाउंटेंसी के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद आज के हमारे इस वीडियो नंबर 226 में हम ले रहे हैं सैम्पल पेपर 1 जिसके क्वेश्चन पेपर 1 to 13 सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिकमेंड किया गया हुआ सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। Question number 1. Which of the following items is not dealt through profit and loss appropriation account? किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आखिरी हिसाब किताब हो जाता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक जो भी एंट्रीज होती है वो हम डाल देते हैं, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें पार्टनर्स के रिलेटेड सभी एंट्रीज आती है और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो पार्टनर्स के बीच हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। ए है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बी पार्टनर्स सैलरी, सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड डी पार्टनर्स कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा आंसर होगा क्योंकि ये जो अमाउंट होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है जो कि आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी के जो ऑप्शंस है पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, वो सब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आता है ए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस the old profit sharing ratio of partners is used at the time of admission of a new partner. नए पार्टनर का जब हम एडमिशन करते हैं तब इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करते हैं। ए व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, नहीं आएगा क्योंकि ये नया पार्टनर जो आ रहा है उसके शेयर ऑफ गुडविल की बात हो रही है। नेक्स्ट बी when new partner is not able to bring his share of goodwill, ये भी नहीं आएगा। C when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet, yes ये जो C है वो हमारा आंसर होगा क्योंकि जब नए किसी भी पार्टनर को हम अपने बिजनेस में एडमिट करते हैं उस वक्त की बैलेंस शीट में जो गुडविल अपियर हो रही होती है उसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि हमारा आप आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3. रिजर्व कैपिटल इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल एंड इश्यूड शेयर कैपिटल। कंपनीज अकाउंट में जो भी शेयर कैपिटल के रिलेटेड की टर्म्स है उन सभी की टर्म्स को अगर हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है, उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा है तो बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल क्योंकि ये ऐसी कैपिटल है जो अभी सब्सक्राइब ही नहीं हुई। रिजर्व कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड इश्यूड शेयर कैपिटल का पार्ट है, पर अनसब्सक्राइब कैपिटल मतलब जो कैपिटल अभी सब्सक्राइब ही नहीं हुई तो उसका पार्ट तो वो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Sports Star Charitable Club has income of 16,000 and deficit
debited to capital fund of 4,300 for the year 2019-20. Then expenditure for the year 2019-20 is option A 11,700, option B 4,300, option C 20,300, D none of this. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो किसी भी तरह की इनकम होती है वो हम क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, और जो भी डेफिसिट होती है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारी जो डेफिसिट है वो है 4,300। अब इसके बाद जब हम इस साइड को टोटल करें, सम अप करें, तो आता है 20,300, जो कि हो गई बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ईयर का हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 20,300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस्ड बाय द फॉर्म टू ए पार्टनर वुड बी। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन का टाइम है और फॉर्म ने किसी भी पार्टनर को जो लोन दी है उसका सेटलमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री के 4 ऑप्शंस हमें दी गए हैं जिसमें से हमें चूज करना है। तो किसी भी फर्म, पार्टनर हो या किसी भी पर्सन हो, उसे जब लोन देता है तो वो फर्म के लिए एसेट होती है और जिसने भी वो लोन ली है उसके लिए लायबिलिटी होती है। अब जब लोन की रिकवरी होती है, यानी कि लोन के जो भी रुपीस, जो भी अमाउंट है वो फर्म के पास वापिस आ रही है, उसका मतलब कि कंपनी का जो बैंक बैलेंस होगा वो बढ़ेगा और कंपनी की जो भी एसेट होगी वो घटेगी। तो यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक अकाउंट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, यानी कि बैंक बैलेंस हमारी बढ़ती है और पार्टनर की जो लोन हमारी एसेट है वो घटती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a company forfeited 4,000 shares of 10 each on which application money of 3 has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued as fully paid up and 4,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. यहाँ पे कंपनी ने जो 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड किए थे उसमें से 2,000 शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए हैं, जिसके ऊपर कंपनी को 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी के तौर पर, यानी कि टोटल 6,000 रुपीज मिल चुके हैं। उसमें से कंपनी ने 4,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, तो उसमें से बाकी बच गया 2,000 रुपीज। अब जब रीइश्यू हम करते हैं तो 2,000 शेयर्स के 10 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल होती है 20,000। यहाँ पे 2,000 रुपीज तो अभी बचे हुए है, तो इसीलिए 20,000 माइनस हम 2,000 करें तो आता है 18,000, यानी कि नए जो शेयर इश्यू किए हैं, री इश्यू किए गए शेयर की कैपिटल होती है 18,000। 18,000 टोटल को हम 2,000 शेयर से डिवाइड करें तो एक शेयर की कीमत आती है 9 रुपीज, यानी कि कंपनी ने ये जो 2,000 शेयर्स इश्यू किए हैं वो 9 रुपीज के हिसाब से इश्यू किए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है बी, 9 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू ए पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और नीचे दिए गए डेटा में से हमें फाइनल पेमेंट तय करना है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वॉज 50,000। यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है 50,000। शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू 10,000। यहाँ पे लॉस जो है वो है हमारा 10,000। फर्म्स लायबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम वॉज फॉर 8,000। फर्म की लायबिलिटी उसके ने ले ली है, तो उसका मतलब यहाँ पे 8,000 हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 58,000। उसमें से ये जो 10,000 लॉस का है उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आती है 48,000, यानी कि हमारा आंसर बी 48,000 ये वो अमाउंट है जो उस पार्टनर को फर्म ने पे करने हैं।
Question 8. Arun and Vijay are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:1. बैलेंस शीट का एक स्टेट दिया गया है जिसमें लायबिलिटी के साइड पर कुछ भी नहीं है, एसेट के साइड पर है मशीनरी जिसकी वैल्यू दी गई है 40,000. If value of machinery in the balance sheet is undervalued by 20%, then at what value will machinery be shown in new balance sheet? यहाँ पे जो 40,000 हमको दिए गए हैं वो अंडरवैल्यूड वैल्यूएशन किया गया है और जो कि है 20%. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू हमें दी गई है वो है 80%. हमें देखना है कि 100% में कितना होता है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अर्लियर क्लासेस में परसेंटेज रिगार्डिंग जो भी हमने मैथमेटिक्स में सीखा है उसको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि 80% पे हमारी वैल्यू आती है 40,000. तो अगर 100% हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू आएगी 50,000. तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी 50,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. Rex, Tex and Flex are partners in a firm in the ratio of 5:3:2. As per their partnership agreement, the share of deceased partner is to be calculated on the basis of profits and turnover of previous accounting year. यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है और एग्रीमेंट में ऐसा कहा गया है कि टर्नओवर जो होता है अकाउंटिंग ईयर का और प्रॉफिट जो होता है उसके बेसिस पर शेयर डिसाइड किया जाएगा. टैक्स एक्सपायर्ड ऑन 31 December 2019. टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 18,000. टैक्स का जो डेथ हुआ है उसकी डेट है 31 December और उसी डेट तक का जो टर्नओवर दिया गया है वो है 18,000. Their profits and turnover for the year 2018-19 amounted to 4 lakh and 20 lakh respectively. An amount of dash will be given to his executors as his share of profits till the date of death. यहाँ पे टैक्स की जब डेथ हुई तब तक का हमको टर्नओवर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेट करके हमें वो अमाउंट तय करनी है जो उसके बाद उसके एग्जीक्यूटर्स को हमें देनी है. तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि जो भी हमको अकाउंटिंग ईयर का टर्नओवर एंड प्रॉफिट दिया गया है उसके रिलेटेड हम परसेंटेज निकालेंगे. तभी हमें पता चलेगा कि टैक्स की जब डेथ हुई तब का प्रॉफिट कितना हुआ होगा. तो यहाँ पे हमें टर्नओवर दिया गया है 20 लाख और हमारा जो प्रॉफिट है वो दिया गया है 4 लाख. तो टर्नओवर के हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो वो आता है 20%. यानी कि सेल्स टर्नओवर के ऊपर 20% का प्रॉफिट होता है. तो अब जब टैक्स की एक्सपायर हुई तब की डेट पर इस फर्म का जो टर्नओवर था वो था 80 लाख. तो 80 लाख के 20% के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो आता है 3,60,000. और टैक्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2 यानी कि 3/10. तो टैक्स को मिलने वाली अमाउंट हमारी आ गई 1,08,000. यानी कि यहाँ पे जो फिलअप दी गई है उसमें हमें लिखना है 1,08,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर will create a situation for the continuing partners which is known as A. Dissolution of partnership, B. Dissolution of partnership firm, C. Winding up of business, D. None of the above. देखते हैं ABCD ऑप्शन को 1 by 1. ऑप्शन ए दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और यही हमारा आंसर है क्योंकि हम सब ने जो भी थियोरिकल पॉइंट से वहां पर भी डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब कोई नए पार्टनर को एडमिट करती है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होता है तो उस सिचुएशन में जो भी ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका कैंसिलेशन हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है. उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यानी कि अब तक के जो पार्टनर्स थे उसके रिगार्डिंग जो भी एग्रीमेंट्स थे उसको कैंसिल करके अब नए पार्टनर के साथ नया एग्रीमेंट बनाया जाता है. इसीलिए इस सिचुएशन को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप.
नहीं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप फर्म अपनी फर्म ही बंद कर रही है, अपना बिजनेस ही बंद कर रही है, तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। उसके बाद है वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, तो ये कंपनी जो होती है उसके बारे में लागू होता है, पार्टनरशिप फर्म को नहीं। और ऑप्शन डी तो लागू होता ही नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है आंसर ए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Next question 11. A, B and C are partners. C expired on 18th December 2019 and as per agreement, surviving partners A and B directed the accountant to prepare financial statements as on 18th December 2019 and accordingly the share of profit of C was calculated as 12 lakh, which account will be debited to transfer C's share of profit. यहाँ पे हमें सी के जो प्रॉफिट का शेयर है वो कौन से अकाउंट में डेबिट करना है वो हमें तय करना है। जो भी डेटा, जो भी डेट्स हमको दी गई है उसके मुताबिक जब सी का डेट हुआ 18 दिसंबर 2019 को, उसी डेट तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे हमें जो सी का शेयर डालना है वो डालना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि जो डेट की डेट है वहां तक का ही हिसाब किताब बनाया गया है, निकाला गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो हम उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालते, पर यहाँ पे 18 दिसंबर को डेट हुआ है और उसी डेट तक का अकाउंटिंग किया गया है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. E, F and G are partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profits every year. यहाँ पे G को गारंटी दी गई है 80,000 के प्रॉफिट की। And any deficiency on this account is to be personally borne by E. यहाँ पे एग्रीमेंट के मुताबिक जी को हमें 80,000 का मिनिमम प्रॉफिट देना है और उसमें जो डेफिशिएंसी आती है अगर, तो वो ई बॉर्न करेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 3,12,000. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ई। एकदम सिंपल, एकदम इजी क्वेश्चन है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो है 3,20,000 और जो हमारा रेशियो दिया गया है 3:3:2, तो उसमें जी का रेशियो आएगा 2/8। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो जी का प्रॉफिट आएगा 78,000। उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है 80,000 और उसे मिल रहा है 78,000, यानी कि 2,000 की डेफिशिएंसी होगी जो बॉर्न करेगा ई। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। पिक द ऑड वन आउट। ए, रेंट टू पार्टनर, बी, मैनेजर्स कमीशन, सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। थियोरिकल जो भी पॉइंट्स है उसे हमें अच्छी तरह से स्टडी करना है, क्योंकि उसी पॉइंट में से इस तरह के बहुत ही इजी सिंपल एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके आंसर देकर हम अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है कि ऑप्शन ए, बी एंड सी जो हमको दिए गए हैं वो है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। और जो ऑप्शन डी दिया गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, वो आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हमने सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 जो कि एमसीक्यूज है उसका सॉल्यूशन कर दिया है, जिसको करने के लिए हमें मार्क शेड्यूल के मुताबिक तो 26 मिनट लेनी चाहिए, पर यहाँ पे हम इतनी मिनट्स लेंगे नहीं। ये जो पोर्शन है हमारा 1 to 13 क्वेश्चन का, उसे हम ट्राई करें 20 मिनट्स मैक्सिमम में कंप्लीट करें। बाकी के जो 8 मिनट्स होते हैं वो हम लॉन्ग आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 227 में
हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इंटरनल ऑप्शन वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो एज ऑलवेज स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी. थैंक यू.